देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। यस मैम। तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे और जो एमसीक्यू बाकी रह गया था डिप्रिशिएशन का वो 4-5 है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर लास्ट 5 to 10 मिनट्स में वो हो जाएगा जो एमसीक्यूज बाकी है। तो हेडिंग करते देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली है क्या? इसको कहते हैं हम लोग लीगल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे काफी सारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वैसे ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये किस काम में आता है? तो नॉर्मली जैसे मान लो हम लोग अगर कुछ परचेस करना चाहते हैं, मान लो तुम लोग एक मोबाइल परचेस करना चाहते हो, ठीक है। परचेस करना चाहते हो एक मोबाइल। अच्छा, तो तुम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन होगा इसको परचेस करने के लिए? मान लो एक शॉप है, वहां चले गए मोबाइल खरीदने के लिए, जो कि है मिस्टर ए का, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है इस मोबाइल को परचेस करने? कैश और ईएमआई। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस और क्या हो सकता है? कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, और एक जो ऑप्शन है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से होगा, ठीक है। ये देखो, थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश परचेस में क्या होगा? कैश परचेस में हम लोग क्या करेंगे, तुरंत मिस्टर ए को पैसा दे देंगे जो भी मोबाइल का प्राइस होगा। क्रेडिट परचेस में क्या होगा, हम लोग उनसे उधार ले लेंगे। अब उधार क्या ऐसा हो सकता है हम लोग उनको बोलेंगे ये पैसा 1 साल बाद दे देंगे, तब क्या वो मान जाएंगे? नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं बोलते, कुछ दिन के लिए क्रेडिट होता है। अगर ऐसा होगा तो फिर देखो, फिर ईएमआई वगैरह आ जाता है, ठीक है। वो अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग चाहे कि हमारा कस्टमर जो है कैश परचेज नहीं कर सकता है लेकिन हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गुड इवनिंग श्रेष्ठी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से बेनिफिट क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से बेनिफिट ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये कैश परचेज नहीं कर सकते तो इनको क्या बोले, चले जाओ मत खरीदो। जो कस्टमर है, मान लो कस्टमर जो है वो है मिस्टर एक्स, ठीक है। कस्टमर सॉरी मिस्टर वाई कर देते, चलो वाई हो या जो भी हो, चलो ये है। अब इनको अगर हम लोग ना कर देंगे तो ये कंपिटिटिव मार्केट में ये कहीं और जाके क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है। वो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक फैसिलिटी ये बोल सकते हैं, देखिए अब क्रेडिट जो है, हम आपको एक काम करते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें हम लोग लिख लेंगे ये बात कि आप ये मोबाइल मेरे से इस डेट पे परचेस कर रहे हो और इस मोबाइल का जो भी पेमेंट है वो आपको आप इतने दिन बाद मुझे कर दोगे, ठीक है। ये बात लिखा हुआ होना चाहिए, जिसपे साइन किसको करना चाहिए बोलो? मिस्टर ए का साइन जरूरी है कि मिस्टर वाई का जरूरी है? मिस्टर वाई का जरूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से जब होगा तो ऐसा एक पेपर बनेगा, ठीक है। स्टैम्प पेपर होता है, देखोगे मार्केट में स्टैम्प पेपर होता है, 10 रुपए का होता है, 20, वो जितना वैल्यूएबल हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर वो स्टैम्प पेपर का वैल्यू लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो स्टैम्प लग जाएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यहाँ स्टैंप लगना चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ क्या रहेगा पता है? यहाँ पर सेलर का एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? सेलर का एड्रेस होता है, जो बेचा है, मतलब यहाँ पर मिस्टर ए का एड्रेस होगा। और मिस्टर ए, अब बोलो तो ये बनवाएगा कौन? किसको ज्यादा जरूरत पड़ा है बनवाने का? ए को, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लॉस तो उसी का है ना, क्योंकि उसने उधार पे बेच दिया है, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, हम शॉर्टकट में थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, लीगल लैंग्वेज होता है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, मान लो। अब 3 मंथ्स ही क्यों लिखे वो हम बताते हैं। पे टू मिस्टर ए, पे टू मी, ऐसे लिख देते हैं, पे टू मी ब्रैकेट में मिस्टर ए, ठीक है, ब्रैकेट में मिस्टर ए ऑन माई ऑर्डर,
ठीक है, ऑन माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अब ये मोबाइल जितने का भी होगा, मान लो 15,000 का है, ठीक है, ओनली फॉर द वैल्यू, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर एक्सेप्टर जो है, ठीक है, ये एक्सेप्ट किसको करना पड़ेगा, ये लिखने के बाद एक्सेप्ट किसको करना चाहिए, मिस्टर वाई को, तभी ये वैलिड होगा। एक्सेप्टर का यहाँ पर डेट रहेगा, यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, वहां कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर परचेजर का भी एड्रेस रहता है, जैसे लेटर का अपना फॉर्मेट होता है ना, वैसे ये लगभग ऐसा फॉर्मेट होता है। तो इसमें क्या लिखा है, बोला है कि हम लोग एक काम करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब पहला बात है 3 मंथ से क्यों लिखा है, क्योंकि बिल्स का जो बिल्स के थ्रू से हम लोग जो क्रेडिट सेल करते हैं, या कोई अगर क्रेडिट परचेस करता है, तो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स या 90 डेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब ही हो गया, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा में अगर जाना है तो फिर वो ईएमआई का आ जाएगा, जिसमें हमारा कॉस्ट यानी इंटरेस्ट भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्टैंप लग जाएगा ऐसे, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, मतलब मिस्टर ए बोल रहा है मुझे देना पड़ेगा ऑन, या फिर ऑन माई ऑर्डर, मतलब आगे जाके देखोगे कि मिस्टर ए को देना पड़ सकता है, या फिर मिस्टर ए अगर किसी को इंस्ट्रक्ट कर दे रहा है कि इस पर्सन को देना है, तो उसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 15,000। तो ये जो अमाउंट है ना, वो भी जो है एकदम क्लियर कट बोला हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोर देन 15,000, बिटवीन 15,000 टू 20,000, ये सब नहीं चलेगा। जो भी होगा एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, मतलब वो मोबाइल के बदले ही वो मिलेगा, किसी और के लिए नहीं। और ये अनकंडीशनल पे भी होता है। अनकंडीशनल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल ले लिया, खरीद लिया, फिर आप बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, अब हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ये सब जो है अलग बात है। हाँ, अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे खराब मोबाइल दे दिया, उसके लिए कंज्यूमर फोरम है, वहां जाके बात करो, लेकिन ये जो इसमें इंस्ट्रूमेंट में जो साइन कर दी हो, तो इसका तो पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई कंडीशनल पेमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो चीज का सेल हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये वाला चीज होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ, पहला फायदा तो ये है कि उनको मिस्टर वाई को ना नहीं बोलना पड़ा, ठीक है, तो इनका क्या हो गया, कस्टमर अपने पास रिटेन कर गया। दूसरा बात है, देखो यहाँ पर, देखो एक होता है लिक्विडिटी फैक्टर। अब ये लिक्विडिटी फैक्टर हमें कैसे मिलता है, लिक्विडिटी फैक्टर हमें ऐसे मिलेगा। अब देखो ये इन्होंने बोला कि हम 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर देंगे। अब मिस्टर ए को तो 3 मंथ्स के बीच में भी पैसे का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, तो वो मिस्टर वाई को क्या फोर्स कर सकते हैं कि मुझे पैसा दे दो बोल के। जब उन्होंने साइन करवा ही लिया है कि 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के बाद ही पेमेंट मिलेगा, तो वो तो जबरदस्ती कर नहीं सकते। हाँ, अगर अच्छा रिलेशन है तो पूछ सकते हैं कि भाई दे सकते हो कि नहीं। तो मिस्टर ए क्या कर सकते हैं ना, ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको लेके बैंक में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, या किसी अदर पर्सन के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अदर पर्सन के पास जाने से जो सिस्टम होगा, बैंक में जाने से भी वही होगा, तो हम बैंक वाला बोलते हैं। बैंक में जाके ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आप एक काम करो, आप इस बैंक वाले को बोलेगा आप ये रख लो, ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा हम रख लेंगे, हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये कितने का है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 15,000 का, और बैंक वाले को बोलेगा मुझे 15,000 दो, ठीक है। कौन बोलेगा, मिस्टर ए, क्योंकि ये साइन करने के बाद किसके पास रहना मैंडेटरी है, ए के पास कि वाई के पास, ए के पास, ठीक है। अब ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि आप ये रख लीजिए और मुझे 15,000 दे दीजिए। बैंक 15,000 नहीं देगा, कल ही हम बता रहे थे बैंक कोई चैरिटी नहीं करता है, ठीक है। बैंक ये रख के 15,000 देगा, बैंक को 3 मंथ्स बाद वाई 15,000 देगा, मतलब ए ऐसा प्रपोजल बैंक को देगा कि आप ये रख लो, आपको वाई 3 मंथ्स बाद 15,000 देगा। बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मेरे पॉकेट से तो 15,000 चला गया। तो बैंक बोलेगा ये काम हम करते हैं, मीडिएटर का काम हम करेंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन 15,000 नहीं देंगे, हम देंगे आपको, मान लो बोल दिया कि 14,500, तो कितना बैंक ने चार्ज काट लिया, 500। इसमें बैंक का इनकम हो गया। अब उसका ना रेट होता है, हमें जस्ट एग्जांपल दे रहे, 500 ही काटेगा, ऐसा मुझे भी नहीं पता कितना होगा, ठीक है, वो अलग अलग रेट होता है। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है, हम मिस्टर ए आपको दे देते हैं 14,500। बैंक का 500 का इनकम क्यों हो पता है, मिस्टर ए इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ये बोला है ना ऑन माई ऑर्डर, मिस्टर ए मिस्टर वाई को बोलेंगे मैंने ना
जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक में दे दिया है, आप एक काम करो बैंक वाले को दे देना 15,000 रुपए 3 मंथ्स बाद, तो बैंक वाले को कितना मिला 15,000, ठीक है। लेकिन बैंक वाले ने अपने पॉकेट से ए को कितना दिया 14,500, तो बैंक का इनकम कितना हो गया बीच में से 500, बैंक का इनकम हो गया 500। अब ए का तो लॉस है 500 का, अब ए लॉस क्यों करेगा? अब देखो अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है वो इतना लॉस बेयर करेगा, अगर वो कर सकता है तो करेगा, नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा। लेकिन लिक्विडिटी फैक्टर तो बरकरार रहा ना, मतलब बिजनेस में अगर उसे पैसे का फ्लो का जरूरत था 14,500 का उसको जरूरत था, उसे मिल गया, कस्टमर भी रह गया। ये बेनिफिट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कि उनको मिस्टर वाई को ना नहीं बोलना पड़ा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम नहीं बेचेंगे। क्रेडिट करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट फुल्ली कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से करोगे तो बैंक में जाके जब भी जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत चार्जेस डिडक्ट होगा, लेकिन हमें पैसा तो मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी फैक्टर, कि बिजनेस में लिक्विडिटी फैक्टर रह जाता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं डज नॉट कॉज लॉकिंग ऑफ मनी, ठीक है। पैसा जो है वो लॉक नहीं होता है, क्रेडिट में ना पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर हम लोग किसी को क्रेडिट दे देंगे ना, वो बोलेगा ठीक है हम 2 महीने बाद दे देंगे, लेकिन कोई जरूरी है वो 2 महीने बाद दे देगा? मेरे पास अगर लीगल इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं कि भाई उसने बोला था 3 मंथ्स बाद देगा, नहीं दिया है। लेकिन अगर ओरली हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो उसमें झगड़ा ही होगा ज्यादा से ज्यादा, प्रूव नहीं होगा तो फिर उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना। इसीलिए तो बोला जाता है ना, जैसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बिल वगैरह लेना चाहिए। अगर जीएसटी वाला प्रोडक्ट है तो जीएसटी वगैरह दो, नहीं तो कंज्यूमर फोरम में जाओगे तो बोलेगा आप जीएसटी नहीं दे रहे हो तो आप देश के कैसे नागरिक हो, आपको तो जीएसटी दे के खरीदना चाहिए, आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट तक, ठीक है। तो वही होता है कंज्यूमर फोरम तक, बेसिकली पहले कंज्यूमर फोरम जाना पड़ता है, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हो ये एक पूरा लीगल जो है पैटर्न है, जिससे अगर मिस्टर वाई ने कुछ गड़बड़ी भी किया तो भी मिस्टर ए को हेल्प हो जाएगा कि हाँ उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट इतने इनको बेचा था, इतने पैसे में बेचा था, और इतने दिन बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पे कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पार्टी नेम पता करना पड़ता है। तो देखो यहाँ मिस्टर ए है और मैंने यहाँ मिस्टर वाई को लिया है। अब इन दोनों का ना अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो मिस्टर ए को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे और मिस्टर वाई को क्या बोलेंगे? देखो मिस्टर ए कौन था? सेलर था हम लोग के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और मिस्टर वाई परचेजर था, ठीक है। तो मिस्टर ए को हम लोग बोलेंगे सेलर, सेलर, और इनको हम लोग बोलेंगे परचेजर, ठीक है। परचेजर, सेलर का मतलब है हु सेल्स, ठीक है। और परचेजर का मतलब होता है हु परचेज, ठीक है। जो खरीदता है वही परचेजर है, ठीक है। अच्छा, फिर ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन होता है? ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉयर बोलते हैं। तो देखो सेलर परचेजर तो तुम लोग को पता होगा, बट ड्रॉयर ये सब जो है इस चैप्टर के बेस पे ही बना हुआ है, तो ये याद रखना है हमें। हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करते हैं उनको बोला जाता है ड्रॉयर। और ड्रॉई होता है, ठीक है। ड्रॉई का मतलब है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, ठीक है। ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, ठीक है। ये सब टर्म हमें याद रखना है। फिर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होगा? जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर कौन होगा? वाई के साइड में लिखना पड़ेगा हु एक्सेप्ट द बिल, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करेगा? जो परचेजर है उसको एक्सेप्ट करना है साइन करके कि हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम ये पैसा इतने दिन के अंदर आपको दे देंगे, ठीक है। हु एक्सेप्ट द बिल। और एक्सेप्टी, एक्सेप्टी का मतलब है हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है उसी को हम लोग ड्रॉयर भी बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सेप्टी भी बोलते हैं। मेनली क्वेश्चन में हमें ड्रॉयर ड्रॉई ये वाला पॉइंट देता है, तो ये तो जरूर से तुम लोग को समझना है, ठीक है। और एक होता है पेयर पे, पेई और पेयर। पेयर मतलब जो पैसा पे करेगा। अब कौन करेगा? जो खरीदेगा वही पे करेगा, अभी नहीं करेगा, जब करना है तब करेगा। हु पेज, ठीक है। और पेई का मतलब होता है हु रिसीव, ठीक है। जो पैसा रिसीव करेगा वो पेई होगा। लेकिन हमेशा पेई जो है वो मिस्टर ए यानी कि ड्रॉयर ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है देखो हम बताते हैं। क्योंकि बिल को हम लोग चाहे तो एंडोर्स भी कर सकते हैं। अब हम तुम लोग को बताते हैं बिल का एंडोर्समेंट, बिल्स एंडोर्स्ड,
ठीक है। एंडोर्स्ड कैसे होता है, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में देखो, हम लोग के पास दो पार्टी था, मिस्टर ए और मिस्टर वाई। ये लिखा था, देख लेते हैं, ये देखो ना। हाँ, अच्छा, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया है, तो इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, मतलब इनके पास जो आता है, ठीक है। और मिस्टर वाई के हाथ पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। मैंने स्लैश देके लिख दिया बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। मिस्टर ए के पास है बिल्स रिसीवेबल क्योंकि इनको पैसा मिलेगा, और मिस्टर वाई के पास है बिल्स पेबल, इनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल इन्होंने खरीदा था, ठीक है। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, मोबाइल कितने का था, मैंने जो एग्जांपल लिया 15,000 का था, ठीक है। अब मान लो मिस्टर ए का भी एक क्रेडिटर है, ठीक है। मिस्टर ए का एक क्रेडिटर है, मान लो मिस्टर एक्स, ठीक है, जिनको मिस्टर ए को देना था 15,000, ठीक है। अब मिस्टर ए को मिस्टर वाई से 15,000 मिलने वाला था, ठीक है, लेकिन मिस्टर एक्स से मिस्टर एक्स को वाई से ए से मिलेगा, मतलब ये देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, मिस्टर ए के हिसाब से हम सारा रिलेशन बताते हैं। मिस्टर ए का मिस्टर वाई कौन है, डेटर, ठीक है, और मिस्टर एक्स कौन है, क्रेडिटर। ये हम बताना चाह रहे हैं, हम सारा रिलेशन मिस्टर वाई के हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि सभी के हिसाब से बोलने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। गुड इवनिंग प्रवीण। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि मिस्टर ए मिस्टर वाई, तो मिस्टर ए का डेटर मिस्टर वाई, मतलब पैसा मिलेगा, ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया, पैसा देना पड़ेगा। अब इनके पास ना एक बिल्स रिसीवेबल था 15,000 का, तो इन्होंने क्या सोचा कि मिस्टर एक्स से बात कर लिया कि भाई मेरे पास ना पैसा अभी नहीं है, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसके बदले मुझे मिस्टर वाई से 15,000 मिलने वाला है, तो क्या आप वो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करेंगे। तो इन्होंने बोला हाँ कर लेंगे, तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बिल उठा के इनके हाथों में दे दिया, ठीक है, बोला कि हाँ हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये इनको इंस्ट्रक्शन भेज देंगे कि अभी पैसा आपको किसको देना है, मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में पेयर पे ही कौन था, पेयर था कौन, वाई, पे ही कौन था जिसको पैसा मिलेगा, ए। लेकिन अगर इसके पास बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं तो अब पे ही कौन बन गया, क्योंकि इन्होंने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई मेरे ऑर्डर पे आप इसको दे देना, ठीक है। अब पे ही कौन बन गया, एक्स, ठीक है। अब ये एक्स चाहे तो ये भी, मान लो इसका भी एक क्रेडिटर है, मान लो इसका भी एक क्रेडिटर है जो कि 15,000 का है, ठीक है, वो है मिस्टर मान लो जेड, ठीक है। अब इन्होंने अपना बिल्स रिसीवेबल उठा के इनको दे दिया और इंस्ट्रक्शन वाई के पास ये भेज दिया कि पैसा ना जेड को दे दीजिएगा। तो अब पेयर कौन बन गया, पेयर देखो वाई है, पे तो वही करेगा, पहले करने वाला था ए को, ए ने बोला एक्स को कर देना, बोला ठीक है, एक्स बोला कि जेड को कर देना तो इनको कर देगा, तो कौन बन गया, ये पे ही बन गया। तो पे ही हमारा चेंज हो सकता है, पे ही मतलब हु रिसीव, जरूरी नहीं है कि ड्रॉयर ही पे ही होगा, ठीक है, जो बिल ड्रॉ करेगा वही पे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पे ही कोई भी हो सकता है। जब एंडोर्समेंट होगा तो पे ही हम लोगों का कोई भी हो सकता है, लास्ट पार्टी। अब ऐसा एंडोर्समेंट क्या 3 बार ही होगा, नहीं, कितने बार भी हो सकता है, ठीक है। और रहा बात की एंडोर्समेंट क्या तभी हो सकता है जब बिल का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना, ऐसा जरूरी नहीं। मान लो कि ये 15,000 के जगह 17,000 होता, तो 15,000 का बिल हो जाता, बाकी जो है कैश पेमेंट हो जाता, या जो भी बात होता उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 15,000 है तो ही हम लोग एंडोर्स कर पाएंगे, 15,000 का एंडोर्समेंट कर देंगे बाकी अमाउंट पे कर देंगे, ऐसा भी बात हो सकता है। या फिर मान लो 15,500 था तो 15,000 का बिल दे दिया और एक्स ने मान लो 500 का डिस्काउंट दे दिया, वो भी हो सकता है। वो तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो एंडोर्समेंट भी होता है, तो एंडोर्समेंट के केस में इस तरीके से होगा, एंडोर्समेंट होने से पेयर फिक्स्ड है क्योंकि जिसको पे करना है वो तो फिक्स्ड है, पे जो है वो चेंज हो जाएगा कि पैसा किसे रिसीव होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। थोड़ा सा ये मतलब इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, ये हम लोग का थियोरेटिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे, जस्ट बता देते हैं फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है ड्रॉयर, ड्रॉई, पेइंग,
ठीक है, ये 3 पार्टी में से अगर कोई एक भी पार्टी फॉरेन का होगा, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया का होगा, तो वो बिल को हम लोग बोलेंगे फॉरेन बिल। ठीक है, तो जस्ट इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, हम ऐसे लिख देते हैं, इट इफ एनी, ऐसे लिख देते हैं, इफ एनी वन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, then it becomes foreign बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने BOE लिख दिया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ड्रॉयर ड्रॉई पेई में से कोई भी एक जन अगर इंडिया के बाहर से बिलोंग करेगा तो वो हम लोग का हो जाएगा फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कभी कभार पूछ लेता है, तो ये मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब और क्या क्या लैंग्वेज यहाँ हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्म ऑफ बिल। बिल का टर्म क्या होता है, तो टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल का मतलब ड्यूरेशन। अभी मैंने बताया, बोल सकते हो ड्यूरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स या 90 डेज। ड्यूरेशन मैक्सिमम हो जाएगा 90 डेज और 3 मंथ्स, ठीक है। इससे ज्यादा का बिल नहीं होता है। कोई अगर मैक्सिमम 3 मंथ्स या 90 डेज का क्रेडिट मांगेगा तो ही उस पे बिल ड्रॉ करना चाहिए, अदरवाइज वो फिर लॉ के साथ एक्ट पर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल, तो ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन वो बिल का टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब द डेट on which the term of bill expired। जिस दिन बिल का टर्म जो है एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे होता है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, तुम लोग वहां से समझ सकते हो ये कैसे होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ड्रॉ ड्रॉ डेट लिखेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, फिर टर्म लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे ड्यू डेट या एक्सपायरी डेट, जो भी लिखना चाहते हो, हम ड्यू डेट ही लिख दे रहे, ठीक है। और यहाँ पर मैच्योरिटी डेट भी लिखेंगे, वो हम सिखा देंगे क्या होता है, लेकिन अभी से कॉलम करके रखो ताकि इसी एग्जाम्पल में मैच्योरिटी डेट भी हम लोग सीख चले। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ डेट लगा रहे, जैसे कि 1/4/2021, फिर 25 March 2021, 31 December 2021, 31 Jan 2021, 28 Feb 2022, 30th Jan 2022 और 15th March 2022। 15th March 2022 टर्म जो है 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, ये वाला 3 मंथ्स, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 2 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 और ये 60 डेज, ठीक है। अच्छा, डेज वाला हम बता देंगे, तुम लोग मुझे मंथ वाला बताओ। जो पहला वाला पहले बताओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। कि अगर मेरा टर्म 2 मंथ्स का है तो इसका ड्यू डेट कब आएगा या फिर एक्सपायरी कब हो जाएगा। अगर 1/4 में बिल ड्रॉ हुआ था तो 2 मंथ्स बाद जो डेट आएगा वही होगा उसका जो है एक्सपायरी। जैसे अगर कुछ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट खरीदते हो, हमेशा एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ नहीं रहता है, लिखा हुआ रहता है ना कि फ्रॉम 12 मंथ्स, इसके बिफोर 12 मंथ्स इसे यूज कर लो, तो वैसे फिर 12 मंथ्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। मेडिसिन पे भी तो लिखा हुआ रहता है कि 2 साल के अंदर करना, 1 साल, तो फिर हम लोग वैसे काउंट करके फाइंड आउट करते हैं ना कि एक्सपायर हो गया कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वैसे। 16/16/2021, ठीक है, क्योंकि
सिंपल सा तरीका है, 14 से 15 1 मंथ, 15 से 16 हो गया 2 मंथ्स, 1 मंथ, ठीक है 2 मंथ्स, नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट वाला, ट्वेंटी फाइव नहीं होगा, 25 होगा, 25 ठीक है 6 होगा, क्योंकि 25 3 से लेके 25 4 से लेके 25 ऑफ 5 और 25 ऑफ 5 से लेके 25 ऑफ 6 ये है। अच्छा नेक्स्ट वाला, ट्वेंटी एट तक 31st 28 ऑफ फेब 2022 हो जाएगा। अच्छा 2022 है तो क्या लीप ईयर होगा? लीप ईयर, हाँ तो ये लीप ईयर नहीं है तो फिर 28 होगा। अगर लीप ईयर होता तो कितना लिखना पड़ता? 29, ठीक है। अच्छा 31st ऑफ जैन, ये वाला 30th ऑफ अप्रैल 2021। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद 28th ऑफ फेब है 2 मंथ्स, फेब मार्च मार्च अप्रैल, 28th ऑफ अप्रैल 2022 और 30th ऑफ जैन से 2 मंथ्स, 30th ऑफ मार्च 2022। सिंपल हमें मंथ टू मंथ कैलकुलेट करना चाहिए तो हमें मिल जाएगा। अब जितना बोलेगा उतना तक कैलकुलेट, डेट से डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे ये 30th ऑफ जैन था तो 30th ऑफ जैन से लेके 30th ऑफ फेब, लेकिन 30th ऑफ फेब बोल के तो कुछ नहीं होता है, या तो 29 होगा या तो 28 होगा, डिपेंड करेगा कि लीप ईयर है कि नहीं, तो है नहीं तो ये 28। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 28 ऑफ फेब से लेके, अब हमें 30 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वाला तो हमारा 30 तक जा सकता है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 30 से लेके 30th ऑफ अप्रैल, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन लग सकता है क्योंकि 28 के बाद 28 से स्टार्ट करने फिर 30, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारा मंथ कैसे एडजस्टेड है, ठीक है। वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ एक चीज देखना है, अगर लीप ईयर हुआ तो इसको करना है तुम लोग को 29, इसको करना है 29, लेकिन ये आगे का 30 होगा, ऐसा नहीं कि ये 29 है तो इसको 29 ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा अब ये 60 डेज वाला कैलकुलेशन कैसे होगा? तो डेज वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग को डेज वाले कैलकुलेशन में पूरे मंथ में जैसा डेज वगैरह है ना वैसा चेक करना है। जैसे ये वाला ही देख लो 15th ऑफ मार्च, तो मार्च का कितना डेज होता है? 31 में 15th को अगर जो है बिल ड्रॉ हुआ है तो 60 डेज में मार्च में कितना डेज हमें मिलेगा? 60, मतलब मेरा जो ड्यूरेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? 16th ऑफ मार्च से, और मतलब उस दिन से लेके, मतलब 15 से ड्रॉ हो रहा है तो उस दिन से लेके मार्च में मुझे कितना दिन मिलेगा? 16 डेज। अप्रैल में कितना दिन मिलेगा? 30 डेज, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल 60 डेज देने का बात है, ठीक है। और मई में हमें कितना लेना है? तो मुझे लगता है कुछ ऐड होने से 60 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 46 हो चुका है, 14, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो एक्सपायरी डेट है वो कौन सा आ रहा है? 14, और ये मई है तो इसको 5 लिखेंगे 2022। तो डेज वाला कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, मतलब उस पर ध्यान रखना पड़ता है, गलत होने का चांसेस होता है। लेकिन मंथ वाला नॉर्मली गलत होने का चांसेस जो है वो काफी कम होता है क्योंकि वो डेट टू डेट कैलकुलेट होगा। इसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना है? मार्च में कितना दिन बाकी रह गया, क्योंकि 15 मार्च को ड्रॉ हुआ तो काउंटडाउन कब से शुरू होगा? मुझे 60 डेज के अंदर मेरा पेमेंट कर देना है, तो मुझे सोचना है ये मार्च का 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ऐसे करके जब हम मार्च का 31 तक जाएंगे तो मार्च का 16 दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल का 30 डेज खत्म हो जाएगा, मई का 14 खत्म हो जाएगा, तब तो मुझे वो जिन्होंने मुझे सेल किया वो तो बोलेगा ना कि भाई मेरा पैसा दे दो, ठीक है। तो वो हो गया 60 डेज, इस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। ये 60 डेज इस तरीके से होगा। अच्छा
आप देखो और एक डेज वाला देखते हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या आंसर होगा। 20th ऑफ अप्रैल, 20, इसके नीचे ही लिख रही है ड्रॉ वाले नीचे, 20th ऑफ अप्रैल 2022, और टर्म हम दे रहे हैं 90 डेज। तो तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि मेरा जो एक्सपायरी डेट है या ड्यू डेट है वो क्या हो। टर्म 90 डेज का मतलब है 90 डेज बाद पेमेंट करना होता है। July 19 2022। ठीक है। आंसर होगा 19 जुलाई 2022। कहाँ से काउंट करना चाहिए? अप्रैल में बिल ड्रॉ हुआ तो उसके बाद से मुझे सोचना पड़ेगा 90 डेज कब खत्म होगा, उसके अंदर मुझे पेमेंट मतलब उसके 90 डेज खत्म होने से देना है। तो अप्रैल 30 डेज का होता है, तो अप्रैल में मुझे 10 डेज मिल जाएगा। मुझे टोटल 90 डेज मिलेगा, पैसा पेमेंट करने के लिए 90 डेज मुझे दिया गया है कि 90 डेज बाद दे दीजिएगा। तो मई कितने दिन का होता है? 31 का होता है। ठीक है, तो अभी भी मेरा 41 डेज ही हुआ। जुलाई ये मेरा होता है 30 का। ठीक है, तो ये मैंने गलत लिख दिया। जून होगा। जून कितने दिन का होता है? 30। अच्छा, तो ये कितना हुआ? 336 + 1 71। तो और कुछ अमाउंट पे 90 मतलब, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा, और मुझे लेना है यहाँ 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये देखो 0 3 3 6 7 8 9, 90 डेज कंप्लीट हो गया। मतलब 19 जुलाई जो है ये मेरा एक्सपायरी डेट होगा। मतलब इस ये जो डेट है ये लास्ट डेट है, इसी दिन पे मुझे पेमेंट कर देना चाहिए अगर हम लोग ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं तो। लेकिन एक मैच्योरिटी डेट जो है उसका भी कंसेप्ट होता है। अब ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में फर्क क्या होता है एक्चुअली? देखो, हर एक चीज में ना हमें थोड़ा सा ग्रेस जरूर मिल जाता है। ठीक है, ग्रेस हमें मिल जाता है। ग्रेस जो है वो 3 डेज का यहाँ मिलता है। ग्रेस मतलब छूट, मतलब देखो बोल रहा है कि आपका ड्यू डेट जो है उस पे तो आपको पेमेंट करना ही है, लेकिन हम लोग फिर भी आपको 3 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखोगे ड्यू डेट के बाद भी नॉर्मली 10 डेज जो है, सीएससी का मुझे याद है उसमें 10 डेज जो है और भी मिल जाता है। ठीक है, 10 डेज के अंदर जो भी ड्यू डेट आएगा फिर उसके 10 दिन के अंदर भी देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है। उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर पेनल्टी लगेगा। ड्यू डेट के अंदर देने से जो है थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, तो मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे? मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट जो भी निकल के आया, ड्यू डेट +3 डेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस डेज। ग्रेस यानी छूट। ठीक है, ग्रेस डेज बोलते हैं। तो अब तुम लोग यहाँ पर सभी का मैच्योरिटी डेट एक एक करके मुझे बताते जाओ। तो 16 आया था, इसमें 3 डेज ऐड करने से हम लोग का कौन सा डेट आ जाएगा? 4/6/2021। उसके बाद 3 डेज ऐड करेंगे तो 28/6/2021। उसके बाद 3rd March 2021। नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड मई 2021। फिर 3 दिन ऐड करेंगे, 28 अप्रैल में 3 दिन ऐड करने से 1 और 30th मार्च में 3 दिन ऐड करने से 2 अप्रैल।
2 अप्रैल 2022, क्योंकि 30th ऑफ मार्च के बाद आता है 31st, फिर 1 2, इसीलिए 14th ऑफ मई, इसके बाद 3 दिन ऐड करें। और ये नीचे का भी कर लेते हैं। हाँ 22, क्योंकि 19 में 3 दिन ऐड करोगे तो 22 होगा, जुलाई जुलाई रह रहा है। ये देखो जो 19 14 ऐसा आ रहा है, इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें मंथ चेंज नहीं होता है। लेकिन जो एंड वाला डेट है ना, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 30th ऑफ मार्च हो गया, अब मार्च तो 31 का होता है, तो उस 30th के बाद 3 दिन क्या क्या होगा, तो मार्च का 31, अब 32 मत लिख दो, ठीक है, गलती से, क्योंकि ये हो सकता है गलती से लिख दिया, तो 32 थोड़ी ना होगा। मार्च खत्म हो गया, इसके बाद अप्रैल 1 2, ठीक है, तो ये 3 दिन हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑफ हम लोग का क्या हो जाएगा, अप्रैल, ये देखो 2 अप्रैल, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। जैसे ये वाला देखो 25, ये भी ठीक है 25 के बाद, क्योंकि वो जून के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। जो बिलोंग नहीं कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे 28 ऑफ फेब, तो 28 ऑफ फेब के बाद 3 दिन हमें देखना है, तो 3 दिन क्या आएगा, 29 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 2022 है। अगर ये लीप ईयर होता तो 29 आता, फिर 1 आता, फिर 2 आता, वो बात ध्यान रखना है। अगर लीप ईयर होता तो हम लोग का ये आंसर 3 के जगह कितना हो जाता, फिर 2 ऑफ मार्च, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 29 तो नहीं आएगा, तो 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। तो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ये हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन में ना हमें मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज नहीं देता है, नॉर्मली ड्यू डेट ही दे देता है, ठीक है। तो ड्यू डेट दे या जो भी दे, हमें मैच्योरिटी डेट के हिसाब से ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं। हम दिखा देंगे जब आएगा। क्वेश्चन में ड्यू डेट बोल देता है, बट कंसेप्ट जो है मैच्योरिटी डेट का ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेस मिलेगा तो ग्रेस तो सभी अवेल करेंगे ना, क्योंकि 3 दिन बाद दो या 3 दिन पहले ही दे दो, पैसा तो वही देना है, ठीक है। तो नॉर्मली सबका मेंटेलिटी क्या होता है, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जब हम 3 दिन बाद देने से मुझे सेम ही देना है, हम 3 दिन बाद ही देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ग्रेस पीरियड जो है उसी पे कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ बिल, कितने तरीके का बिल्स हो सकता है। एक हो जाएगा बिल्स आफ्टर डेट, इसका अपना मतलब होता है बिल्स आफ्टर साइट, बिल्स एट साइट, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये टर्म का नाम है, ठीक है, ये सब टर्म है, ठीक है। तो देखो मतलब टर्म का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मुझे बोला है बिल्स आफ्टर डेट, तो मेरा टर्म कैसे काउंट होगा, तो मुझे टर्म को ऐसे काउंट करना है, ड्रॉन ऑफ बिल, ड्रॉन ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से मुझे टर्म को काउंट करना है। अभी एक एग्जांपल देंगे तो समझ जाओगे, एक बार लिख लो, एक्सेप्टेंस और बिल एट साइट ऑन डिमांड, नो डेट। जैसे इसका एग्जांपल, बिल ड्रॉन ऑन 2 फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर तुम लोग को मुझे बताना है कि मैच्योरिटी डेट क्या होगा अगर ये बिल मेरा कैसा है, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट। अगर बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो ये जो 2 मंथ्स काउंट करना है वो कब से करना है, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से लेके मुझे 2 मंथ्स काउंट करना है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो एक पूरा एग्जाम्पल किया उसमें जो कंसेप्ट लगाया वही यहाँ पर लगाना है। मतलब वो सारा का सारा बिल बिल आफ्टर डेट था। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब कौन सा डेट मानना है, बोल रहे जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से लेके हमें टर्म काउंट करना है। तो बोलो मैच्योरिटी डेट क्या आएगा, 3 डेज तो यहाँ पर ऐड होगा, तुम लोग को बताना है ड्यू डेट और उसमें 3 दिन ऐड करना, ड्यू डेट प्लस 3 डेज। ड्यू डेट 2 जून और 3 डेज, हाँ 5 6, सही बात है 5 6 होगा, ठीक है।
तो देखो 2 मंथ्स मतलब मुझे कहाँ से काउंट करना है, 2-4 से। क्यों, मैंने अभी बता दिया कब से काउंट करना है, ड्रॉन ऑफ बिल से। ठीक है, तो 2 मंथ से काउंट करना है, तो 2-4 से लेके कितना होगा, 2-5, 1 मंथ। फिर 2-5 से कितना होगा, 2-6, 2 मंथ्स। ठीक है, तो ड्यू डेट कौन सा हो गया, 2-6। अब 3 डेज ग्रेस मिलेगा क्योंकि मैंने बोला मैच्योरिटी डेट बताओ। तो 2-6 में 3 दिन ऐड करने से कौन सा डेट आ जाएगा, 2 जून के बाद, सेकेंड के बाद 3-4-5। ठीक है, 3-4-5 ये हो गया। अच्छा, अगर मेरा बिल में लिखा हुआ है बिल्स आफ्टर साइट, तो कैसे टर्म काउंट करना है, एक्सेप्टेंस डेट से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कैसे देखा, देखो एग्जांपल दे रहे हैं, बिल ड्रॉन ऑन 2 April and except on 4/4 मतलब 4th April फॉर 2 मंथ्स, मतलब जो टर्म है वो 2 मंथ्स है। मेरा क्वेश्चन है कि तुम लोग बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगा। मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ठीक है, तो ड्यू डेट निकालोगे तो उसमें 3 दिन ऐड करके बता दो कि कितना आंसर होगा। लेकिन काउंट कैसे करना है उस पे ध्यान दो, वो देख लो, नहीं तो गलत हो सकता है। 4 6 + 3 यानी कि 7 6, और जो ईयर होगा वो तुम लोग को लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 मंथ्स कहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर बिल आफ्टर साइट है। ठीक है, तो साइट मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखना। अब कोई देखेगा तब ना उसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, साइन करना। अब साइन कैसे कर सकते हैं, साइन तो और वर्चुअली नहीं हो सकता है, साइन तो वो क्या करेगा, वो होता है वर्चुअली भी छोड़ो। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें जाके फिजिकली ही करना है। तो साइन अगर करना है तो फिर मेरे सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा तो ना हम उसे देख के साइन करेंगे, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट वाला डेट अगर 4th April है तो मुझे काउंट 4th April से लेके 2 मंथ्स करना है। तो 4th April से लेके 4th मई, 4th मई से लेके 4th जून, ये मेरा ड्यू डेट बन गया क्योंकि 2 मंथ्स था। अब इसमें हम 3 दिन ग्रेस लगा देंगे तो 7 6, ये मेरा क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है और लैंग्वेज को एक बार समझ लेना है। बिल आफ्टर डेट मतलब नॉर्मली जो होता है, बिल जिस दिन ड्रॉ हो उस दिन से काउंट होगा। आफ्टर साइट का मतलब जिस दिन हम लोग साइन करके उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब इस पे कोई एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। देखो बोल रहा है बिल एट साइट, मतलब ये होता है, इसका टर्म कैसे काउंट होता है, ऑन डिमांड। मतलब इसका कोई डेट नहीं होता है कि इस दिन दे दो उस दिन दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन बोला जाएगा उस दिन देना पड़ेगा। अगर पसंद है तो ही ऐसा बिल ड्रॉ करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। मतलब अगर कोई बोलेगा कि मुझे 5 दिन बाद देना है तो 5 दिन बाद ही उसको पैसा देना पड़ेगा, तभी ऐसे बिल पे साइन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं बिल एट साइट। डिमांड पे मांगा जाएगा, जब डिमांड किया जाएगा तभी देना पड़ेगा। इसका कोई डेट मेंशन हम लोगों का नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज होता है कि मैच्योरिटी डेट, मान लो हम लोग का कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, कैलेंडर में कभी देखे हो पब्लिक हॉलीडे, हाँ बोलो क्या क्या होता है। और 15 अगस्त, 26 ऑफ जैन, ये सब। ठीक है, तो अगर ये दिन पे होता है तो ये दिन पे बिल्स का ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर मेरा मैच्योरिटी डेट ऐसे कोई हॉलीडे पे हो गया, ये सब हॉलीडे नॉन हॉलीडे होता है। मतलब कोई अगर बोलेगा मुझे नहीं पता कि 15 अगस्त को हॉलीडे है, ये तो कोई मानेगा नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल बात है कि सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग का मैच्योरिटी डेट फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर मुझे पता है कि मुझे पेमेंट करना है, मान लो 15 अगस्त मेरा क्या आ गया, मैच्योरिटी डेट आ गया। लेकिन मुझे पता है कि 15 अगस्त जो है वो हम लोग का क्या है, हॉलीडे है। ठीक है, नॉन हॉलीडे है। तो मुझे पैसा कब देना चाहिए, तुम लोग बोलो, 16 तारीख की 14 तारीख, क्या देना चाहिए मुझे, 16 को पेमेंट देना वो ज्यादा एथिकल है कि 14 को दे देना, 14 को देना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि मेरा ड्यूरेशन तो 15 तक ही था। अब जब मुझे पता ही है कि 15, जैसे मान लो तुम लोग को कॉलेज में जो है लास्ट डेट जो है, या फिर फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है वो 15 है। अभी तो ऑनलाइन में सब पेमेंट हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन जब फिजिकली जाके करना पड़ेगा, अब क्या कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह 15 अगस्त को खुला रहेगा, तो जितना भी लास्ट डेट क्यों ना बता दे इंस्टीट्यूट की भाई लास्ट डेट ये है, तो क्या तुम लोग 15 को जाओगे जमा करने, अगर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होता तो ऑब्वियसली नहीं जाओगे। कब जाओगे, 14, नहीं तो डेट तो चला गया। तो वही बोल रहा है कि अगर नॉन हॉलीडे है तो हमें बिफोर
डेट लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें प्रिसीडिंग डे लेना पड़ेगा मैच्योरिटी डेट के हिसाब से। तो इसको हम लिखवा देते हैं, इफ मैच्योरिटी डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे या फिर कोई नॉन हॉलीडे है, जैसा भी हो, ठीक है, जो हमें पता होता है नॉर्मली, जो कैलेंडर में रेड कलर से रहता है वो सारा, लाइक 15, हम लोग के क्वेश्चन में यही सब आएगा। 15 अगस्त आएगा, 26 ऑफ जैन आएगा, 2 ऑफ अक्टूबर आ जाएगा, संडे भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, संडे को भी ये नहीं होगा। अच्छा, और एक बैंक का होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक का हॉलीडे 2 दिन, दो होता है, एक होता है 1 अप्रैल, एक होता है 31 मार्च। कभी कैलेंडर अगर देखोगे, मतलब गूगल करके भी देख सकते हो, बैंक का जो है ओपनिंग और एंडिंग होता है 1 अप्रैल 31, ये 2 दिन बैंक बंद रहता है, ठीक है। और ये बाकी सब में तो रहता ही है, लेकिन ये 2 दिन भी बैंक बंद रहता है। देन पेमेंट डेट विल बी प्रिसीडिंग द हॉलीडे, प्रिसीडिंग द हॉलीडे। तो हॉलीडे के पहले डे देना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा हमें, हमें खुद से समझ लेना है। हम लोग बोलेंगे 15 था, नहीं आए 16 को दे देंगे, तो सोचो ना, जैसे तुम लोग अगर फॉर्म फिलअप ही करोगे या कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज वाला ही बोलेगा भाई डेट तो खत्म हो गया, नहीं होगा, आपको आगे आना चाहिए था ना, छुट्टी पड़ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हॉलीडे अगर हो जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिसीडिंग द हॉलीडे डेट, ठीक है, हॉलीडे डेट के पहले वाला डेट लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हो, मान लो 12 जुलाई जो है हम लोग का बिल्स ड्रॉन डेट है, और टर्म जो है 1 मंथ का है, तो मुझे बोलो मैच्योरिटी डेट कौन सा होगा। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। तो ड्यू डेट मेरा क्या आएगा, 12 जुलाई टू 12 जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, 1 मंथ का है, और 3 दिन ग्रेस, तो मेरा हो जाएगा 15 अगस्त। लेकिन ये मैच्योरिटी डेट पे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, मुझे कब देना पड़ेगा, 14, ठीक है। और मान लो 14 को संडे आ गया, सपोज करो कि 14 को संडे आ गया, ठीक है, तो फिर कब हो जाएगा, 13, ठीक है, तब उसके आगे वाला हो जाएगा। और अगर 13 को भी ऐसा कुछ नॉन हॉलीडे बाई चांस हो जाता है, वैसे 13 अगस्त तो कोई नॉन हॉलीडे है नहीं हमारा, एक मात्र संडे अगर आ जाता है तो ही ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर 13 को भी हो जाएगा तो उसके आगे वाला जाएगा, इस तरीके से नॉन अगर हुआ तो हमेशा आगे वाले डेट पे दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर सडन हॉलीडे आ गया, ये तो नॉन हॉलीडे है, अब सडन हॉलीडे मान लो अचानक से स्ट्राइक हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ मैच्योरिटी डेट इज सडन हॉलीडे, ठीक है। तो पेमेंट कब करना चाहिए, तुम लोग खुद सोच के बताओ कि अचानक से मान लो हॉलीडे आ गया, मतलब स्ट्राइक हो गया, रास्ते में निकल नहीं पा रहे हो, तो कैसे जाओगे पेमेंट करने, ठीक है। मान लो कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज वाले को रिक्वेस्ट करोगे ना भाई, स्ट्राइक तो सभी को पता होगा, अगर ओवरऑल एरिया में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर का नहीं, ठीक है। तो फिर मतलब ऐसा स्ट्राइक है कि उसकी वजह से बंद ही हो गया सारा चीज, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट दिन ले लो, ठीक है। तो इसीलिए पेमेंट विल बी ऑन सक्सीडिंग डे, ठीक है, वो प्रिसीडिंग और ये सक्सीडिंग। तो नेक्स्ट डे हमें चांस मिल जाएगा कि हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 13 जुलाई और टर्म जो है वो 1 मंथ है, ठीक है, मुझे मैच्योरिटी डेट निकालना है, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे, बोलो, मैच्योरिटी डेट इक्वल टू हो जाएगा ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। तो ड्यू डेट कितना आएगा, 13 जुलाई से 1 मंथ, 13 अगस्त, 3 दिन ग्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 अगस्त। मान लो ये दिन जो है ये स्ट्राइक की वजह से सडन हॉलीडे हो गया, स्ट्राइक हो गया, और ऐसा स्ट्राइक है कि हॉलीडे करना पड़ा, तो फिर मेरा मैच्योरिटी डेट कौन सा आ जाएगा, 17 अगस्त। ये मुझे चांस मिलेगा पेमेंट करने का अगर ये डेट मेरा सडन हॉलीडे होता है तो।
और अगर ऐसा हुआ कि 17th को भी सडन हॉलीडे हो गया, फिर कौन सा डेट आ जाएगा? 18th। ठीक है, उसके बाद आते जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ये तो गया पूरा, थोड़ा बहुत बेस हमें मिल गया। अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो भी जर्नल एंट्री होगा वो 4 केसेस मेनली है उस पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 4 केसेस हम एक बार लिखवा देते हैं। केसेस क्या क्या है? व्हेन, पहला केस, व्हेन द बिल इज, when the bill is retained till the date of maturity and honored। ऑनर्ड और स्लैश देके सेम कंसेप्ट के लिए डिसऑनर्ड वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। हम बता देंगे क्या है, एक बार लिख लो। डिसऑनर्ड, फिर नेक्स्ट लिखेंगे when the bill is sent to bank for collection and honored स्लैश देके डिसऑनर्ड। अच्छा, फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे when the bill is discount with bank, discount with बैंक और अदर पर्सन, एक ही बात होगा। ठीक है, दोनों में सेम कंसेप्ट होगा और एंट्री में भी कोई डिफरेंस वैसा खास नहीं होता है। एंड ऑनर्ड या फिर हो गया डिसऑनर्ड। फोर्थ नंबर, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू ए क्रेडिटर एंड ऑनर्ड या फिर डिसऑनर्ड। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 4 केसेस है। पहले बोल रहा है व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड। पहले हम ऑनर्ड वाला बता देते हैं। बोल रहा है कि अगर बिल को हम लोग मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखेंगे, और ऑनर होने का मतलब है जिनको पेमेंट करना है उन्होंने पेमेंट कर दिया। मतलब जैसे अगर एकदम स्टार्टिंग वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, मिस्टर ए, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, हाँ, मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को मोबाइल बेचा और मिस्टर वाई ने बोला कि हम ये पेमेंट 3 मंथ्स बाद कर देंगे, साइन भी कर दिया। अब मिस्टर ए ने क्या किया, वो बिल 3 मंथ्स तक अपने पास ही रखा, जिसको बोलते हैं रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। और क्या हुआ, मिस्टर वाई ने टाइम पे वो पेमेंट भी कर दिया। इसी चीज को बोलते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड। अब नेक्स्ट बोला है सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। वो क्या है, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब मिस्टर ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया मिस्टर वाई के ऊपर, लेकिन बिल वो अपने पास नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि बैंक में रखने से ज्यादा सेफ है। बैंक वाले को जाके ये नहीं बोल रहे मुझे पैसा दे दो, वो बोल रहे बैंक वाले को बोल रहे मेरा ये बिल अपने पास रखो। ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है रख लेंगे। और करना क्या है, बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे बदले ना आप ये बिल का पैसा रिसीव कर लीजिएगा। तो क्या बैंक इसके लिए पैसा लेता है? लेता है। ठीक है, कमीशन वगैरह लेता है। तो ये एक ऑप्शन होता है। मतलब व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब हम नहीं कर सकते, मैंने मेरे बिहाफ में मेरे बैंक वाले को बोल दिया कि मेरे बदले आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हो गया। और मिस्टर वाई ने टाइम पे पेमेंट कर दिया, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। अब बिल सेंट, और दूसरा वाला है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड ये वाला, ठीक है, पैसे का मिडिल में जरूरत पड़ गया तो उन्होंने बैंक में जाके बोला कि ये बिल रख के मुझे जो भी आपका चार्जेस है काट के मुझे पेमेंट कर दीजिए, उसको बोला जाता है डिस्काउंट, उसको सेंट फॉर कलेक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। अब मिस्टर वाई ने अपना पेमेंट टाइम पे कर दिया तो वो हो गया
व्हेन द बिल इज डिस्काउंट विद बैंक, या अदर पर्सन के साथ भी सेम कंसेप्ट हो सकता है, और ये हो जाएगा ऑनर्ड। और एंडोर्स का भी मैंने मतलब बताया था, ठीक है, एंडोर्स यहाँ पर स्टोरी बताया था तुम लोग को, एंडोर्स में क्या हो सकता है। हाँ चला गया एंडोर्स वाला पॉइंट मेरा, ये रहा, ठीक है। तो बिल चाहे तो हम लोग एंडोर्स भी कर सकते हैं, और जब मिस्टर वाई अपना पेमेंट टाइम पे कर देंगे, जिनको इंस्ट्रक्शन है पेमेंट करने का उनको, तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड। अब यही सारा चीज डिसऑनर का कब होगा, जैसे मिस्टर ए ने बिल रखा अपने पास, लेकिन मिस्टर वाई ने पेमेंट करते वक्त नहीं किया, उसको बोलते हैं डिसऑनर, ठीक है। हम लोगों ने बैंक वाले को दे दिया था कि मेरा बिल आप कलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक वाले ने फोन करके बताया कि आपका टाइम तो खत्म हो गया, आपका जो मिस्टर वाई है उसने पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं डिसऑनर। और डिस्काउंट वाले केस में भी वैसे ही होगा। हम लोगों ने बैंक में जाके अपना बिल जो है डिस्काउंट करवाया था, और जिसको पे करना था, मतलब जो कौन है पेयर है, उसने अगर अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो वो डिसऑनर हो जाएगा, चारों केसेस में वो डिसऑनर हो जाएगा। तो चार केसेस इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अलावा और क्या सीखना है हमें, चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन देते हैं। 1 1 A sold goods to B for rupees 10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount B accept and return, मतलब वही साइन करके वापस कर देना, it to A, thus bill is duly honored, thus bill is duly honored at maturity date. पास जर्नल एंट्री, क्योंकि ये पूरा जर्नल बेस्ड चैप्टर ही है, जर्नल के अलावा कुछ नहीं करना होगा, तो हम जस्ट ये एक बार एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, तो तुम लोग देखो कैसे होगा। तो जर्नल एंट्री पास करना है, किसके बुक्स में करना है, दोनों के बुक्स में करना है, ए के बुक्स में भी करना है, बी के बुक्स में भी करना है, ठीक है। तो मैंने वो इन द बुक्स ऑफ ये सब उतना नहीं लिखा है, ठीक है, छोटा एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले ए गुड सोल्ड कर रहा है, तो बोलो एंट्री क्या होगा, बी टू सेल, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ए के बुक्स में हो जाएगा क्रेडिट सेल का एंट्री। अच्छा, बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेज टू एड। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया, ठीक है, अभी तक बिल्स का कोई एंट्री नहीं हुआ है, हम लोगों ने क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज का एंट्री किया है। अब उसी दिन शायद बी ने बोला होगा पैसा नहीं दे पाएंगे तो मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर लीजिए, और ए ने एग्री भी किया होगा, तो ए ने बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। तो बोलो बिल ड्रॉ जो किया वो 1 तारीख को ही होगा, क्योंकि उसी दिन पता चल जाएगा ना कि भाई बिल ड्रॉ करना है। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होगा बता सकते हो। हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 10,000 का ही बिल ड्रॉ होगा। एक्चुअली अगर हम लोग बिल ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये जो बी है ये हमारे कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में एज ए डेटर बी दिखता है, डेटर बोल के मेरा कौन दिखेगा, बी दिखेगा। अब अगर हम बिल्स ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो मेरा करंट एसेट है, वो भी बिल्स रिसीवेबल बोल के आएगा। अब एक ही नाम का 10,000 यहाँ भी लिखेंगे, एक ही नाम का 10,000 यहाँ भी लिखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, बी को हमें कर देना होता है कैंसिल, ठीक है। तो अगर बी ने ए ने बिल ड्रॉ किया तो बी ने उस बिल को क्या किया होगा, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने से उसके पास लाइबिलिटी जनरेट होता है, तो लाइबिलिटी का नाम है यहाँ पर बिल्स पेबल, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल,
ए अकाउंट डेबिट। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा। बी का जो बैलेंस शीट है ना, वहां पर बी क्रेडिटर के तौर पे किसको दिखा रहा था, ए को दिखा रहा था, ठीक है। अब अगर ए ने उसे बिल्स का फैसिलिटी दिया तो बीपी बोल के भी दोनों ही एक ही पर्सन के लिए हम लोग 10,000 लिख देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्रेडिटर को कैंसिल करके क्रेडिटेड कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बिल्स पेबल में, ठीक है। अब बोला है 3 मंथ्स का बिल था और जिस दिन मैच्योरिटी डेट हुआ उस दिन बी ने अपना बात रखा और उसने अपना पेमेंट कर दिया। तो 3 मंथ्स बाद मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा, 4 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। 4 अप्रैल आ जाएगा क्योंकि जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 1 तारीख ही होगा और एक में 3 दिन ऐड करोगे तो 4 अप्रैल। अच्छा, ए को पैसा मिलेगा, बी पैसा देगा, जिसको पैसा मिलेगा वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली डेटर से पैसा मिलने से हम लोग लिखते हैं बैंक टू डेटर। जब मेरा डेटर खत्म हो गया, डेटर ट्रांसफर हो चुका है बीआर में, तो मेरे पास से बीआर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10,000। और जो पेमेंट करेगा उसके पास से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10,000। और डेबिट कितना होगा, डेबिट हाँ, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट हम लोग का डेबिट हो जाएगा। और नेट एंट्री अगर ये सबको डिडक्ट कर मतलब काटते हुए जाओगे ना तो देखना क्या आएगा पता है, अगर कोई सेल करेगा तो एंट्री मेरा क्या आना चाहिए, अगर पैसा मिल गया है मुझे चाहे 4-5 स्टेप में मिले, मेरा नेट एंट्री ये आना चाहिए, बैंक टू सेल्स, ठीक है। और ये देखो आ रहा है कि नहीं, देखो बी डेबिट, बी क्रेडिट, कैंसिल, बिल्स डेबिट, बिल्स क्रेडिट, कैंसिल, क्या बचा, बैंक टू सेल्स। और जो परचेज करता है वो तो पेमेंट किया है तो उसका नेट एंट्री क्या आना चाहिए, परचेज टू बैंक, वो आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। ए डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट, बीपी डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट, परचेज टू बैंक। तो ये ओवरऑल होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो फिर हम लोग का आंसर सही हुआ है, ठीक है। ये ऑनर्ड के केस में होगा, अगर ऑनर्ड नहीं हुआ तो बैंक डेबिट क्रेडिट होगा नहीं, क्योंकि ऑनर्ड नहीं होने का मतलब है कि जिसको पैसा देना था उसने नहीं दिया। हाँ, अब यहाँ पर तुम लोग जो है नैरेशन लिखना पड़ेगा, जिनको लिखना है, ठीक है, जिनका ऑप्शनल है उनको नहीं बोल रहे, नैरेशन लिखना लेकिन जरूरी है, ठीक है। नैरेशन लिखोगे, अगर क्वेश्चन बता देता है कि विदाउट नैरेशन तो ठीक है, नहीं बताता है तो तुम लोग को नैरेशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन होता और मान लो बोल दिया जाता कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो क्या एंट्री करते, बिल सेंट फॉर कलेक्शन और बैंक ने चार्ज काट लिया है मान लो 100 रुपीज। हम यहीं पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखवाया, एडिशनल डेटा ये है कि बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक एंड बैंक चार्जेस 100। किसे चार्ज काटेगा बैंक, बोलो, ए से कि बी से, ए से, क्योंकि वही तो जा रहा है ना बैंक के पास, भाई बैंक मेरा ये बिल्स रख लो, मुझे घर पे रखना सेफ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो बैंक बोला ठीक है रख लेंगे, पैसा कलेक्ट भी कर लेंगे, बता भी देंगे आपको, लेकिन मुझे 100 रुपए दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये इनका इनकम हो गया। अच्छा, अब बोलो इस केस में ए और बी के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए। सबसे पहले तो सेल परचेज वाला सेम एंट्री होगा, ए सेलर है तो क्या हो जाएगा, बी टू सेल्स 10,000, यहाँ पर हो जाएगा परचेज टू ए 10,000। अब बिल ड्रॉ का एंट्री होगा, हाँ, बी आर टू बी, ए टू बीपी, इसके पास बीपी आ जाएगा। बस यहाँ तक तो सेम तरीके से ही हमें करना है। इसके बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन का डेट हमें अगर कुछ नहीं दिया है, मान लो क्वेश्चन में भी नहीं देता है, मैंने भी एग्जांपल में नहीं दिया है, तो इसी डेट को मान लेंगे कि जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन हम लोगों ने बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए, क्या लगता है बोलो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन करने से क्या होगा, जो भी इंपैक्ट आएगा क्या दोनों पे आएगा कि सिर्फ ए पे आएगा, पहले
सिर्फ ए पे, मतलब बी पे तो अभी यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ए अपना बिल ले जाके बैंक को दे रहा है, तो इसमें बी का क्या, बी का तो कोई लेना देना है नहीं। बी अपना 3 मंथ्स बाद पैसा देगा, साइन कर दिया है, ठीक है, तो बी इसमें कोई इसका एंट्री नहीं होना चाहिए। ए क्या एंट्री करेगा, तो ए के पास से क्या चला जाएगा, तो बी आर उसका डेबिट हो रखा है, चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट फिर किसको करेंगे, लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, इसको लिखेंगे बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन 10,000, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये हो जाएगा। अच्छा, अब 4 अप्रैल आया और बी ने अपना पेमेंट कर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन हम सेम ही रख रहे हैं, ऑनर्ड वाला ही क्वेश्चन रख रहे हैं, तो 4 अप्रैल मैंने क्यों लिया, 3 मंथ्स का टर्म है उसी के हिसाब से। तो 4 अप्रैल को अगर बी पेमेंट करेगा तो बी का एंट्री तो वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, बीपी टू बैंक। वो कितना पेमेंट करेगा, वो तो अपना 10,000 ही करेगा, ना तो कम ना तो ज्यादा, ठीक है। और ए के पास पेमेंट जो आएगा, तो एक्चुअली ए क्या एंट्री करेगा बोलो, ए के पास मतलब बैंक कलेक्ट करेगा, ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो ए के पास पेमेंट कितना आएगा, बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स रिसीवेबल 16 बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन लिखेंगे इसको, ठीक है। चार्जेस भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाता है तो बी आर कैंसिल हो चुका है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट लिखेंगे, कमीशन मैंने बता दिया है, 100 रुपीज काटा है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000 का डेबिट था, 10,000 का ही क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 9900, बैंक वाला बोलेगा आपके अकाउंट में मैंने 9900 ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना 100 रुपए जो है चार्जेस काट लिया है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्या इसमें भी हमारा नेट एंट्री बैंक टू सेल और परचेज टू बैंक आएगा, बिल्कुल आएगा, चेक करके देख सकते हो, बी डेबिट बी क्रेडिट, बी आर डेबिट बी आर क्रेडिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट, बचा क्या, बैंक डेबिट कमीशन डेबिट टू सेल। अब यही होगा क्योंकि यहाँ कमीशन आ रहा है, ये तो देखो सेम ही एंट्री था इसमें, परचेज, ये देखो 2A डेबिट बीपी बीपी, तो ये आ गया देखो परचेज टू बैंक, ठीक है, परचेज टू बैंक, इस तरीके से हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया सेंड फॉर कलेक्शन वाला कंसेप्ट, और दोनों ही मैंने तुम लोग को ऑनर्ड वाला दिखाया, क्योंकि अभी भी डिसऑनर्ड वाला मैंने नहीं करवाया, ठीक है, डिसऑनर्ड वाला आज तो नहीं हुआ, देखते हैं आज अभी कौन सा वाला कर सकते। चलो ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट, ठीक है, चलो अब थोड़ा डिसऑनर भी बताते हैं, ये तो बताए, बाकी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे, बस तो काफी सारा एग्जांपल हो जाएगा। ये ऑनर्ड का मैंने 2 बता दिया, ठीक है। डिस्काउंट वाला तो मैंने यहाँ पर भी बताया था, ये देखो डिस्काउंट वाला जो मैंने यहाँ बताया था ना कि डिस्काउंट हो जाएगा, तो अगर डिस्काउंट होता है तो उस केस में एंट्री क्या होगा, वही सेल परचेस जैसा है वैसा होगा, ठीक है, बिल्स ड्रॉ का जैसा है वैसा ही होगा। अब डिस्काउंट होने से क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, तब सेंड फॉर कलेक्शन वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, और बी के केस में जैसा है सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। और एंडोर्स वाला केस भी देखेंगे, एंडोर्स वाला आएगा तब दिखाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा डिसऑनर पे बात करते हैं, अगर डिसऑनर होता है तो कैसा कंसेप्ट होता है। डिसऑनर्ड कोई कब करता है, मतलब पहले तो बोल दिया पेमेंट कर देंगे, उसके बाद पेमेंट नहीं करता है, ये कब कब हो सकता है किसी के लिए डिसऑनर ऑफ बिल। तो देखो, एक तो नॉन पेमेंट के केस में होगा, मतलब कोई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो उसको लिए भी हम लोग सेम लैंग्वेज यूज करेंगे कि डिसऑनर कर दिया, ठीक है। या फिर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब पहले बोल दिया बिल ड्रॉ करो, फिर उसने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अगर बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो उसमें क्या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा, सोच के देखो, नहीं आएगा, ठीक है। नो अकाउंटिंग, मैंने ये अकाउंटिंग लिखा है शॉर्ट में, नो अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ट, ठीक है, एंट्री इज पास्ट, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो
जो पर्सन बेच रहा है वो बेचेगा भी नहीं अपना प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुआ। तो डिसऑनर दो केस में हो सकता है, पहले बोला हाँ बिल ड्रॉ कर, तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर नॉन पेमेंट नहीं किया तब सारा अकाउंटिंग एंट्री होगा, ठीक है। अगर कोई नॉन पेमेंट नहीं किया तो सभी अकाउंटिंग एंट्री होगा, क्योंकि पहले सेल परचेज का होगा, फिर बिल्स ड्रॉ का होगा, फिर जब पेमेंट रिसीव या पेड का डेट आएगा तब डिसऑनर होने से जो भी होगा वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिसऑनर होने से हमें क्या चाहिए होता है पता है, हमें क्या पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है नोटिंग चार्जेस। अच्छा, कौन पे करे, ड्रॉयर या ड्रॉई? देखो, नोटिंग करवाने का मतलब क्या होता है, पहला बात है कि कोर्ट के बाहर ना कुछ नोटरी पब्लिक रहते हैं, ठीक है, उनके पास जाके हमें इस बात को साइन करवाना पड़ेगा कि इस पर्सन ने मुझे प्रॉमिस किया था ये पैसा इतने दिन में दे देगा, लेकिन नहीं दिया। मतलब एक तो लीगल डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया, ऊपर से डिसऑनर होने से खुद ही जाके उसको नोटिंग का मतलब क्या है, उसमें नोटिंग करवाने का मतलब क्या बोले, मतलब नोटिस में लाना कि भाई ये वाला मेरा डिसऑनर हो गया। अब वो कोई लॉयर ही कर सकता है, ठीक है, तो वो लॉयर उस पे लिख देगा कि ये बिल डिसऑनर हो गया, तभी जाके उसके बाद कोर्ट केस चालू हो सकता है। तो अब करवाने कौन जाएगा, बोलो किसका पैसा डूब रहा है? जो ड्रॉयर है, ठीक है। ड्रॉयर नहीं, एक्चुअली ड्रॉयर अगर इंडोर्समेंट हो गया तो ड्रॉयर तो नहीं होगा तब। हाँ, मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, मतलब बेसिकली जो होल्डर ऑफ द बिल है ऑन द मोमेंट ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर के टाइम पे जो बिल का होल्डर है, ठीक है, उसी को नोटिंग करवाना चाहिए। अगर बैंक है तो बैंक, जैसे मान लो हम लोगों ने बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाया और बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है, अब वाई ने पेमेंट नहीं किया, तो कौन जाएगा पता है, नोटरी पब्लिक के पास, बैंक ही जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, मतलब जो होल्डर ऑफ द बिल है उसी को जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये किस चीज का है, ये है हम लोग का रिकॉर्डिंग करवाना पड़ता है फैक्ट को कि डिसऑनर हुआ है, तो लिख लो, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर डिसऑनर बाय ए नोटरी पब्लिक, कोई भी एक नोटरी पब्लिक से हमें ये रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। सच नोटिंग मस्ट बी मेड विद इन a reasonable time after dishonor। एक रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि अभी हुआ तो 6 महीने बाद चले गए, तब नहीं होगा, ठीक है। एक रीजनेबल टाइम के अंदर जाके नोटिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिखता है पता है, नोटरी पब्लिक ये लिखता है कि कब डिसऑनर हुआ, ठीक है। कंटेंट जो है ना, अगर कंटेंट पता करना है तो उसमें नोटिंग में क्या क्या लिख देता है नोटरी पब्लिक, डेट ऑफ डिसऑनर ये लिख देता है, और लिख देता है रीजन इफ एनी, रीजन ऑफ डिसऑनर इफ एनी। रीजन क्या हो सकता है, मान लो जिसको पे करना था वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या ऐसा कोई रीजन है, तो वो भी चीज लिख के दे देगा, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस ले लेगा, मतलब फ्री में नहीं लिख के देगा, ऐसा नहीं कि फ्री में लिख देगा, नोटिंग चार्जेस लेगा, ठीक है। नोटिंग चार्जेस लेगा मतलब फी ऑफ नोटरी पब्लिक, देगा कौन, जो नोटिंग करवाने जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, मान लो बैंक में हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया था या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, बैंक चला गया नोटिंग करवाने क्योंकि पेयर ने अपना बात जो है नहीं रखा, पेमेंट नहीं किया, तो क्या ये पैसा बैंक जो है उसको पे करना चाहिए, ये गलती किसका है, किसके वजह से नोटिंग करवाने जाना पड़ रहा है?
ठीक है, तो अभी तो हम लोग पे कर देंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, उससे ही रिकवर करेंगे। अभी तो देखो खुद को ही पे करना है, अभी उससे मांगेंगे, अब मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो कहाँ से देगा, तो बाद में उसको ड्यू करेंगे। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरा ही लॉस हो जाएगा आगे जाके, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी उसको फोन करके ये नहीं बोलेंगे या उसको इन्फॉर्म करके कि हम नोटिंग करवाने जा रहे हैं, मुझे ये पैसा दे दो, ये नहीं बोलेंगे। अभी खुद के पॉकेट से खर्चा करके नोटिंग करवा लेंगे, और बाद में उससे ही उस पैसे को रिकवर करेंगे, क्योंकि वो देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे गलती के वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस किससे होगा, जो रेस्पॉन्सिबल है डिसऑनर का। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो देखो, द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस फर्स्ट पेड बाय, पहले कौन देगा, फर्स्ट पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, जब डिसऑनर हो रहा है तो बिल का जो होल्डर है उसी को जाना पड़ेगा नोटिंग करवाने के लिए, टू द नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के पास। देन द होल्डर रिकवर, क्योंकि उसका तो गलती है नहीं, रिकवर इट फ्रॉम, रिकवर इट फ्रॉम द पार्टी who is responsible for, who is responsible for डिसऑनर, जो डिसऑनर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नॉर्मली जो पार्टी होता है वो पेयर होता है, पेयर ही नॉर्मली जो है वो डिसऑनर कर सकता है, तो वो डिसऑनर करेगा तो फिर हम लोग उससे रिकवर करेंगे, लेकिन पहले नोटिंग करवाने जो जाएगा उसी को अपने पॉकेट से वो पैसा खर्चा करके नोटरी पब्लिक को देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, बिल का रिन्यूअल क्या क्या होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, बिल ड्रॉ हुआ 3 मंथ्स के लिए मान लो, और 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, और जो जिसपे बिल ड्रॉ हुआ था वो आके बोल रहा है मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, हम नहीं दे सकते, आप क्या ये बिल कैंसिल करके नया बिल बना दोगे। तो नया बिल बनाने से क्या अमाउंट ज्यादा कम होगा, देखो कम तो होने का कोई सवाल नहीं है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर अच्छा कुछ उनके अंदर मतलब फ्रेंडशिप वगैरह है तो हो सकता है सेम अमाउंट का ही हो गया, वो तो देखो डिपेंड करता है ड्रॉयर पे कि ड्रॉयर क्या कंसेप्ट लगा रहा है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल तब होता है जब ड्रॉयर जो पेयर है वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है और आके रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉयर को कि मेरा बिल को रिन्यू कर दो, तब बिल रिन्यू होता है। ठीक है, तो बिल रिन्यू होने से सबसे पहले ओल्ड बिल को करना पड़ेगा कैंसिल। ठीक है, तो लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉ, या फिर ऐसे लिख दो, एंड ड्रॉइंग ऑफ ए फ्रेश बिल फॉर another period, for another period on request of, on request of ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई मतलब जिसपे बिल ड्रॉ हुआ था, उसने रिक्वेस्ट किया कि हम अभी नहीं दे सकते, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या आप रेडी हो मुझे कैंसिल करके नया बिल रिन्यू करने के लिए, अगर होते हैं हो रहा है तो फिर ये कंसेप्ट आ सकता है। अब जो मैंने बोला इंटरेस्ट का बात, अब अगर कोई अपना बिल को रिन्यू करेगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा ले सकता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा उसको यहाँ पर बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, जब बिल रिन्यू होगा, द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड is either
पेड इन कैश, लिखो बताते इसका मतलब, पेड इन कैश और इज इंक्लूडेड in the amount of new bill. ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी का ही सोच लो, ठीक है। उसमें मान लो कि 15,000 का मोबाइल का जो पैसा है उन्होंने मतलब टाइम पे नहीं दे पाए, तो बोले बिल रिन्यू कर दो, तो उन्होंने बोला 15,000 का मुझे देना पड़ेगा 17,000, तो उन्होंने 2,000 इंटरेस्ट मांग लिया। अब वो ये बोल सकते हैं अभी 2,000 दे दो और 15,000 का नया बिल बना देंगे, ये भी बोल सकता है। या फिर ये भी बोल सकता है कि नया बिल भी आपको 3 मंथ्स का बना के देंगे, लेकिन आपको 3 मंथ्स बाद मुझे 17,000 देना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट कैश में ले रहा है या फिर बिल के साथ ही ले रहा है। जैसा क्वेश्चन बताएगा हम लोग उसको उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ रिन्यूअल ऑफ बिल। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, तब क्या होता है? जो बिल एक्सेप्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब मेरा क्या हो जाएगा? अगर कुछ भी नहीं दे पाया तो पूरा बैड डेट, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, जितना मिला ठीक है, जितना नहीं मिला उतना बैड डेट। जैसे मान लो 15,000 का मोबाइल जिसको बेचा गया वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो बोल रहा है हम ना 2,000 दे पाएंगे, तो 2,000 ले लेंगे, 13,000 क्या हो जाएगा? बैड डेट, ठीक है। और अगर बोलेगा कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो 15,000 पूरा ही हो जाएगा बैड डेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन the bill is dishonored due to insolvency of drawing या फिर एक्सेप्टर, जो भी लिखोगे एक ही बात है, जो ड्रॉइंग होता है वही एक्सेप्टर होता है। मैंने लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले। ऑफ द बिल आइदर नथिंग इज रिसिप्ट और सम पार्शियल पेमेंट ब्रैकेट में लिख देते डिविडेंड। कभी कभी क्वेश्चन में ना इसको डिविडेंड बोल के बोल दिया जाएगा, जो पार्शियल पेमेंट हमें मिलेगा ना उसको डिविडेंड बोल दिया जाएगा। इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि टाइम से पहले दे देना, ठीक है। तो अगर हम लोग लेट करते हैं या नहीं दे पाते, बिल रिन्यू करवाते तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग टाइम के पहले पेमेंट कर देंगे, मान लो 3 मंथ्स का मेरा बिल था, मैंने 2 मंथ्स के अंदर ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। उस केस में क्या कोई बेनिफिट मिलेगा? हाँ, रिबेट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई क्यों पेमेंट करेगा, ठीक है। तो छूट मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिबेट। तो इसको लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होगा? मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट। इसको इंटरेस्ट रिसिप्ट भी बोल सकते हैं या रिबेट भी बोल सकते हैं, और रिबेट दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगा। अलाउड बाय होल्डर ऑफ द बिल टू द ड्रॉइंग at an agreed rate of interest
फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। मतलब देखो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि 3 मंथ्स का बिल था, मैंने 2 मंथ्स के अंदर पे कर दिया, तो मेरा अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, मतलब एक्सपायर्ड तो होता 3 मंथ्स, मैंने 2 मंथ्स के बाद ही पे कर दिया, मतलब अनएक्सपायर्ड कितना रह गया 1 मंथ। ठीक है, तो मुझे 1 मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट या रिबेट जो भी बोलो, ठीक है, इनटू हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिबेट, इनटू हो जाएगा अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब जैसे हम लोग कल मैथ्स में जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, सेम वैसे ही होगा। हम मान लो इंटरेस्ट दे दिया है 5% पर एनम, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल इंटू 5% इंटू 1/12, अगर मेरा अनएक्सपायर्ड पीरियड 1 मंथ होता है, जितना होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैथ्स में अभी हम लोग जो कर रहे हैं वही कंसेप्ट यहाँ भी हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कमीशन का भी टाइम पीरियड उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहां से करके देखते हैं। ये वाला बोल रहा है मिसेस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिसेस अरुणा डेटेड 1 Jan 2022 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स के लिए सुजाता ने रिसीव किया है 2 बिल अरुणा से। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल किसके पास है और बिल्स पेबल किसके पास है, बताओ। रिसीव्स 2 bills। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं अगर यहाँ नहीं समझ में। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड immediately with the bank for 10,000 and the second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd Jan. Pass the journal entries in the books of Sujata। ठीक है, तो यहाँ ऐसे तो कुछ और आगे बोला नहीं जिससे तुम लोग को समझ में आए, फिर भी सोचो कि सुजाता ने रिसीव किया, बोलो बिल किसके पास रहना चाहिए, मतलब कौन, हाँ मतलब कौन यहाँ पर, तो फिर हाँ तो फिर ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन, अरुणा है। ठीक है, ड्रॉयर सुजाता है, क्योंकि बिल हमेशा देखो मैंने लिखवाया ना कि साइन करके ले कौन लेगा वापस, जो ड्रॉयर है, तो ड्रॉयर ही रिसीव, क्योंकि उसी के पास रहना वैलिड है ना, इसके पास रहेगा, ये अगर लेके भाग गई, ठीक है, तो फिर क्या फायदा होगा, तब तो उनका लॉस हो जाएगा। मान लो ये इसको कुछ, मतलब इनके पास रहना रेलिवेंट थोड़ी ना है, जो ड्रॉयर है उसी के पास रहना रेलिवेंट है। तो रिसीव 2 bills फ्रॉम, मतलब उन्होंने साइन करके दिया, इन्होंने उसे रिसीव किया। इनका काम होता है एक्सेप्ट करना, और इनका काम होता है एक्सेप्ट के बाद उस चीज को वापस से रिसीव करना। ठीक है, तो जो रिसीव कर लेता है वही होगा। तो लैंग्वेज हमें थोड़ा सा देख लेना है, हमें सिर्फ सुजाता के बुक्स में एंट्री करने बोला है। चलो एंट्री करके देखते हैं, सिर्फ सुजाता के बुक्स में एंट्री करके दिखाना, मतलब ड्रॉयर के बुक्स में। ठीक है, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ सुजाता, इन द बुक्स ऑफ सुजाता। तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सब जो फॉर्मेट वगैरह है वो तुम लोग को कर लेना है, जिनको लिखना है। ठीक है, जिनका एमसीक्यू है उनको नहीं भी करने से चलेगा। अच्छा, अब सबसे पहले क्या एंट्री होगा, बिल ड्रॉ का। सबसे पहले क्या एंट्री होना चाहिए, बिल ड्रॉ का। तो बिल ड्रॉ कब होगा, 1 Jan, डेट पहले 1 Jan। ठीक है, वो देखो क्योंकि 1 Jan को हुआ है, उन्होंने रिसीव किया, मतलब ड्रॉ भी उस दिन हुआ, साइन हो गया, फिर रिसीव हो गया, क्योंकि हमें अलग अलग कुछ डेट नहीं बताया गया है। तो 1/1/20 को हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम अभी बीआर लिख रहे हैं एग्जाम में, लेकिन तुम लोग बीआर लिखने से नहीं चलेगा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल टू क्या लिखेंगे, अरुणा। ठीक है, अच्छा, अब हम 2 बिल को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि देखो दोनों सेम डेट पे हुआ है। ठीक है, तो एक बिल है 10,200, एक है 15,000, अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि सेम डेट है तो हम एक साथ लिख सकते हैं, तो एक साथ लिख रहे हैं। अगर अलग डेट होता तो फिर अलग अलग लिखना पड़ता। तो टोटल कितना हो रहा है,
25,200 लिखो, 25,200, 25,200, ठीक है। एक का हम नरेशन लिख के दिखा देते हैं। बीइंग टू बिल रिसिप्ट फ्रॉम अरुणा, बीइंग टू, मैंने टू को ना स्पेलिंग नहीं किया, ऐसे लिख दिया, टू बिल्स रिसिप्ट फ्रॉम अरुणा, रिसिप्ट फ्रॉम अरुणा, 1122 होगा, अच्छा 22 होगा, ठीक है 22 कर लेते हैं। हाँ, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब कौन से डेट पे, 1 Jan 2022 पे हम लोगों ने बिल डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट का मतलब कौन सा वाला कंसेप्ट, हाँ बैंक को बोलेंगे कि पैसा अभी दे दो, ठीक है ये रख लो, तो बैंक ने कितना दिया, 10,000, कौन से बिल के मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये है, क्वेश्चन बता दिया है। तो बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्जेस ले लिया, 200, 10,200 का बिल रखा बट पेमेंट तो 10,000 किया, तो इसका मतलब 200 का डिस्काउंट किया। अब इसका एंट्री करेंगे क्योंकि बैंक के पास गए तो इसका एंट्री तो करना पड़ेगा। तो 1122 में हम लोग एंट्री लिखेंगे, बोलो सुजाता बैंक में गई और उन्होंने बैंक वाले से डिस्काउंट करवा लिया बिल, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, उनके पास क्या आएगा क्या जाएगा, उनके पास पैसा आएगा, बिल्स चला जाएगा, ठीक है। तो पैसा आने से क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बिल चले जाने से क्या होगा, टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन बीच में एक चीज और हुआ ना कि उनका पैसा पूरा नहीं आया, ठीक है। बिल तो था 25,200 का, सॉरी नहीं, यहाँ 25 तो नहीं लिख सकते, 10,000 अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, फर्स्ट बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 10,200 जो फर्स्ट बिल का वैल्यू था। यहाँ तो मैंने दोनों को एड ऑन करके लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखना पड़ेगा, 10,000, और डिस्काउंट कितना हो गया, बैलेंस करके 200, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट बिल बीइंग फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ठीक है, बीइंग द बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000। वो देखो तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी लैंग्वेज से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरा वाला ही लिखना पड़ेगा। बीइंग द बिल्स रिसीवेबल 10,200 डिस्काउंटेड विथ बैंक फॉर 200, ठीक है, जैसा लिखना चाहो लिखो, बस नरेशन जो है समझ में आना चाहिए किस बात का नरेशन हम लोगों ने लिखा है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन हुआ। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है सेकेंड बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3rd Jan, तो इसके बाद एंट्री का डेट कौन सा आएगा, 3rd Jan, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3rd Jan 2022, अच्छा 3rd Jan 2022। अब बोल रहा है कि मिस्टर श्री को सेकेंड वाला बिल एंडोर्स कर दिया। अब सोचो अगर एंडोर्स कर दिया तो क्या इनके पास आएगा क्या जाएगा, पहला बात है कि सेकंड बिल इनके पास रहेगा और नहीं चला जाएगा। तो बिल अगर चला जाएगा, जैसे बैंक के पास चला गया तो बिल डेबिट था बिल क्रेडिट हो गया। अब मिस्टर श्री के पास जा रहा है तो सेम बिल डेबिट था बिल क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितने का बिल था वो वाला 15,000, ठीक है, वो बिल अमाउंट हम लोग का 15,000 था, तो क्रेडिट में मैंने 15,000 कर दिया। और श्री को जो दिया गया, अब श्री को क्यों दिया गया, जरूर श्री को उनसे पैसा मिलने वाला था, ठीक है। अब मुझे तो ये नहीं बोला है कि कितना मिलने वाला था, तो मान लेंगे 15,000 का ही सेटलमेंट था। अगर वो क्रेडिटर था तो वो क्रेडिट हो रखा था, तो क्रेडिटर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, हाँ क्रेडिटर टू बैंक करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर को पैसा नहीं देके क्या दे रहे हैं, बिल्स, तो क्रेडिटर टू बैंक की जगह क्या करेंगे, क्रेडिटर टू बिया, ठीक है। अब क्रेडिटर का क्योंकि नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो क्रेडिटर ही लिख देते, मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट 15,000, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ठीक है। बिल हम लोग मिस्टर श्री के फेवर में जो है एंडोर्स कर दिए हैं।
बस इसमें देखो हमें और कुछ करने नहीं बोला है, बस इतना सा ही करने के लिए बोला गया था, सिर्फ जो है सुजाता के बुक्स में तो यही एंट्री होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अभी जो टाइम है उस पे ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यही तक करेंगे। जो डेप्रिसिएशन का कुछ क्वेश्चंस बाकी था वो हम बता देते, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 तक किया था, अब 6th नंबर से करेंगे। बोल रहा है the portion of the acquisition cost of the tangible asset yet to be allocated is known as, मतलब जो एसेट हम लोगों ने एक्वायर किया था उसका जो पोर्शन में अभी तक बोल रहा है कि yet to be allocated, मतलब जिसपे अभी तक हम लोगों ने वैल्यू जो है, एलोकेट का मतलब क्या होता है, डिप्रिशिएशन जो हम लोग एलोकेट करते हैं वो अभी भी एलोकेट नहीं हुआ है, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या रियलाइजेबल। हाँ बोलो। एक्यूमुलेटेड माने तो, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि अभी तक का जो टोटल डिप्रिशिएशन हम लोगों ने चार्ज किया है परचेज से लेके आज तक का, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट अभी तक जिसपे हम, मतलब क्या बोले, जैसे मान लो 100 रुपए का एक एसेट है, ठीक है, अब इस पे मान लो 10 रुपीज का डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया, अब ये बच गया 90, तो पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट का वो पोर्शन टेंजिबल एसेट का ये टू बी एलोकेटेड, जो जिसपे अभी तक हम लोगों ने एलोकेशन कॉस्ट का नहीं किया है, मतलब रियलाइजेबल मतलब तो मार्केट के बेच के जो पैसा मिलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू पे अभी तक डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं हो पाया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, हम लोग डेप्रिशिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, एलोकेट कॉस्ट ऑफ द एसेट, allocate cost of the asset, create secret reserve, reduce the book value of the asset, allocate cost of the asset। 7th का ना, क्या लग रहा है बोलो, क्या सही हो रहा है ये वाला, और कोई ऑप्शन है? देखो एलोकेट कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो तो हमारे डेफिनेशन में आता ही है, देखो सीक्रेट रिजर्व तो नहीं होगा, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, देखो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट रिड्यूस करना भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसी वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऐसा बात नहीं है, जब तक हम लोग एसेट का कॉस्ट को सही एलोकेट करने का मतलब है जितने जितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन हम लोग हर बार पीएल में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो यही सबसे परफेक्ट आंसर है, सही हुआ है सी, 7 का सी होगा, ठीक है। 8th नंबर में बोला है ओरिजिनल कॉस्ट एक मशीन का 25,20,000, सैलवेज है 1,20,000, यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स, एनुअल डिप्रिशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो कितना, 4 लाख, 8 का बी। हाँ देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, सॉरी एसएलएम का, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो सैलवेज है स्क्रैप रेसिडुअल एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 6, तो 25,20,000 माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 24 लाख, डिवाइडेड बाय 6 कर दो कितना आ जाएगा, 4 लाख पर एन, ठीक है, ये सबसे आसान मेथड होता है, ठीक है। अच्छा अब 9th में बोला है द कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख, 2 इयर्स लेटर द बुक वैल्यू इज 10 लाख, पहले एक मशीन का कॉस्ट था 20 लाख और 2 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 10 लाख, बुक वैल्यू मतलब अभी वो बैलेंस शीट में जितने में अपीयर कर रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ कितना डिप्रिशिएशन हो गया होगा, 10 लाख, क्योंकि 20 लाख से 10 लाख लेस होगा तभी 10 लाख बचेगा, तो इसका मतलब एसेट का वैल्यू था 20 लाख, ठीक है, और 2 साल में डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है 10 लाख, 10 लाख 2 इयर्स का चार्ज हुआ है, ठीक है, तो अभी वैल्यू कितना बच रहा है, 10 लाख वैल्यू बच रहा है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है बुक वैल्यू। द स्ट्रेट लाइन परसेंटेज डिप्रिशिएशन, बोल रहा है ये ना स्ट्रेट लाइन पे हुआ है, मतलब पर ईयर कितना करके डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, 5 लाख, ठीक है, हमें बताना है कि अगर रेट निकाले तो रेट कितना है, मतलब कितने रेट पे ये चार्ज, हाँ कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ठीक है, 20 लाख के एसेट पे हर बार हम लोग 5 लाख करके चार्ज करें, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ये करने से हम लोग का आता है 25%, जो कि ऑप्शन सी है, नीचे ये देखो ऑप्शन सी, ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 का।
अच्छा 10th में क्या बोला है देखते। ए मशीन विथ ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख एंड नील सैल्वेज वैल्यू एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ 4 years यूजफुल लाइफ वाज डेप्रिशिएट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बोल रहा है कि एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है हम लोग का 10 लाख और जो सैल्वेज वैल्यू है वो है हम लोग का 0। और ये एसेट खरीदा गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और 4 साल जो है इसका यूजफुल लाइफ है और एसएलएम मेथड से डिप्रिशिएट हुआ है, तो पर ईयर डिप्रिशिएशन कितना होगा। हाँ 10 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 करने से हो जाएगा 2,50,000 करके, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू सेल द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1,20,000। बोल रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर 21 को ये मशीन बेच देंगे कितने में, 1,20,000। बोल रहा है व्हाट शैल बी द गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। मशीन बेच के प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना है बताना है, बताने के लिए बोल रहे हैं। मैम लॉस 5,000। लॉस 5,000। अच्छा देखते हैं। लॉस 5,000, हाँ आंसर तो वही किया हुआ है, लॉस 5। तो ये कितने दिन यूज हुआ, 1 अप्रैल 19 को परचेज हुआ था, तो फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2020 में। उसके बाद कब खत्म होगा, उसके बाद कब खत्म होगा, 31 मार्च। लेकिन उतने दिन तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये खत्म कब होगा, 1 अक्टूबर 21 को, ठीक है। इस दिन सेल हो जाएगा, मतलब कितना दिन यूज हुआ, 1 ईयर, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। ये देखो 12 मंथ्स, 12 मंथ्स और ये 6 मंथ्स होगा। मार्च के बाद से काउंट करके देखो, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 2,50,000 पहले साल, फिर नेक्स्ट ईयर 2,50,000 और ये 2,50,000 का हाफ हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 6,25,000। तो 10 लाख का एसेट था, उसमें से अगर 6,25,000 यूज हो गया है तो वैल्यू सेल डेट पे कितना बचे, 3,75,000। और जो सेल है वो है 1,20,000 पे, 2,55,000। मेरा भी तो यही आ रहा है, 5,000 तो नहीं आ रहा है। 5,000 কিভাবে এলো, आंसर কিন্তু 5,000 ही आ जाए, কিন্তু আমার তো 5,000 আসছে না। লস, লস आ रहा है 255 का, 5,000 তো এলো না। 5,000 কিভাবে এলো গো, আমার তো আনসার মিললো না, আমার তো এটাই আসছে। লাস্ট ইয়ারে তো 1,05 মানে 50,000 হলো, তারপর 7 লাখ মানে আপনি যেটা একবারে করেছেন সেটা আমি এক মিনিট, হ্যাঁ বলো কি বলছো। আপনি যেটা 6,05,000 করেছেন সেটাকে আমি ভেঙে ভেঙে করেছি আর কি। তো লাস্টে যেটা আছে ওইটা আই থিঙ্ক হাফ ইয়ার রয়েছে, তো হাফ ইয়ারে সেটা করলাম। আপনি তো না মানে হাফ ইয়ারের একটা করেননি হয়তো, হাফ ইয়ারের হাফ, একটা। হাফ ইয়ার তো এই তো 1,25,000 তো হাফ ইয়ারেরই, আর এটা 1 বছর 2 বছর, টোটাল তো 2.5 ইয়ার্স হচ্ছে। তো 2 ইয়ার্স এর 5 লাখ আর হাফ ইয়ার্স এর 125। তুমি কত বছরের ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করেছো, কারণ 2019 থেকে 2021 পর্যন্ত তো 2.5 মানে 2.5 ইয়ারই তো হচ্ছে। তোমার কত বছর এসছে কাউন্টিং। আমার তো 1 2 3 আমার তো 1 2 3
তিনটে আসবে 2,50,000 আর একটা আসবে 1,50,000 না 1,25,000 আসবে। তিনটে তিনটে তো 2,50,000 আসবে কি করে বলো তো? তিনটে যদি 1 এপ্রিলে কিনি তাহলে 19টা শেষ হবে কবে? 31 মার্চ, সেটা তো আবার 20 চলে যাবে, আর 21, তাহলে তিনটে তো হচ্ছে না, দুটো আর হাফ। হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ এইটা যদি 22 হয় তবেই আমরা 3 বছর, 3.5 বছর করতে পারবো, নাহলে তো করতে পারবো না। মানে কোয়েশ্চেন যেটা দেওয়া আছে সেটার হিসেবে কিন্তু আনসার এটাই হবে। আর যদি আমরা 3 বছর করি, মানে এটা যদি 22 হয় তাহলে আমার 250 করে 3 বার আর 125, তবে আমার আনসার ম্যাচ হবে, नाले क्वेश्चनटाই भूल गया আছে। ताले এটা আমার কত হয়ে যাবে? 2,50,000 करके फिर मेरा अगर 3 साल होगा तो कितना हो जाएगा? 7,50,000 और 1,25,000 तो हो जाएगा 8,75,000। हाँ 8,75,000 लेस करने से फिर कितना आ जाएगा? हाँ तब होगा, ठीक है। या तो डेट चेंज कर दो, मतलब या तो 1 अप्रैल 18 कर दो या फिर इसको 22 करो, तब आना पॉसिबल है। अदरवाइज क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा 3 ही साल आएगा, 2.5 साल आएगा, ठीक है। 125 होने से ही तो 5,000 का लॉस होगा ना, क्योंकि 120 में सेल कर रहे हैं, 5,000 का लॉस है तो 125 बुक वैल्यू होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी एक डेट चेंज करोगे तो फिर ऑप्शन के साथ जाएगा, बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर मेरा 255 ही होना चाहिए, वही करेक्ट आंसर है। क्योंकि 19 से अगर हो रहा है तो फिर 19 से 2000 अक्टूबर 2021 तक 2.5 होता है, मतलब 2 years 5 months, ठीक है। 3 years तो नहीं होगा, डेट चेंज करोगे तो हो जाएगा। काउंटिंग गलत मत करो, ठीक है। 10th वाला हो गया, 10th वाला हम लोग का सी होगा अगर डेट चेंज करोगे। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट डिप्रिशिएट? बोलो। लैंड डिप्रिशिएशन नहीं होता है। 12, कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 April 17 फॉर 15 lakh. It is estimated that the machine will have useful life 5 years, after which it will have no salvage value. Depreciation charge during the year 21-22 का पूछा है। तो डिप्रिशिएशन कौन से मेथड से लगाओगे? जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ। एसएलएम में लगेगा, तो एसएलएम पे लगेगा तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 पर एनम कितना करके हो? 3 लाख। तो 21-22 पे भी कितना होगा? 3 लाख ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सी हो जाएगा। अच्छा 13, इफ द इक्विपमेंट अकाउंट हैज ए बैलेंस ऑफ 22,50,000, मतलब इक्विपमेंट का बैलेंस बचा हुआ है 22,50,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है। उसमें इतना डिप्रिशिएशन दिख रहा है। बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब अभी उसका बुक वैल्यू, मतलब अभी वो बैलेंस शीट में कितने में अपीयर कर रहा है। हाँ 22,50,000 से माइनस करना पड़ेगा 14 लाख, करके देखो कितना आता है। 8,50,000, ठीक है, क्योंकि इतना वैल्यू है, डिप्रिशिएशन 14 लाख चार्ज हुआ है, तो 8,50,000 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा फिर 14th नंबर में देखो, a plant with original cost of 50 lakh was revalued after 2 years, resulting in credit to revaluation surplus account 4 lakh। बोल रहा है कि एक प्लांट जिसका ओरिजिनली कॉस्ट था 50 लाख, उसको 2 साल बाद रिवैल्यू किया गया है, जिसपे रिवैल्यूएशन रिजर्व पे ये अमाउंट आ रहा है, मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा तभी वहां 4 लाख दिख रहा है। आप बोल रहा है टुवर्ड्स द ईयर इन 1920 ड्यू टू कोविड-19 द प्लांट, ये हो जाएगा प्लांट had gone down by 5 लाख, लेकिन अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो इसका वैल्यू गिरा दिया गया है। कितने से गिरा दिया गया है? 5 लाख से डाउन कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट डिसाइड टू रिवैल्यू द सेम, और मैनेजमेंट ने सोचा है कि हम लोग इसका वैल्यू कम भी कर देंगे। अब इम्पैक्ट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का पीएल में कितना आएगा? तो देखो ये मैंने तुम लोग को पूरा डिटेल्स लिखा है, तो पता नहीं तुम लोगों ने वो क्लास किया है कि नहीं।
अगर मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है और उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरा पॉजिटिव रिवैल्यूएशन, सेकंड टाइम मेरा नेगेटिव रिवैल्यूएशन, नेगेटिव में लॉस होता है, लॉस पूरा पीएल में तभी जाएगा अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में मेरा कुछ अमाउंट बचा हुआ नहीं है। मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल बताया था, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट भी है लॉस भी है, मुझे नेट करना चाहिए। तो इसका मतलब पीएल में हम लोग कितना चार्ज करेंगे, ओनली 1 लाख, ठीक है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना ले लेंगे, 4 लाख, ठीक है। और 2 यहाँ पर हम लोग एसेट बोल के दिखा देंगे कितना, 5 लाख से डाउन किया है। तो पीएल में हमें 1 लाख चार्ज करना चाहिए, तो पीएल डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर 15th नंबर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये मैंने नहीं बताया, बता देते हैं। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विल नॉट एक्सीड। एक्चुअली एस जो है 26 वो इंटेंजिबल एसेट को लेके बात करता है, जिनका पार्टनरशिप है। मैंने गुडविल में भी ये एस 26 बताया था। तो एस 26 के अकॉर्डिंग कोई भी इंटेंजिबल एसेट का लाइफ मैक्सिमम 10 ईयर्स हमें मान के चलना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठीक है। ये रूल्स है, ये रूल्स को याद रखना है। 16th नंबर बोल रहा है, कंपनी डेवलप ए टेक्नोलॉजी टू एनहांस द बैटरी लाइफ ऑफ मोबाइल फोन, द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हैड बीन कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट 5 लाख। बोल रहा है कि डेवलपमेंट किया मोबाइल के बैटरी को, उसका खर्चा जो हुआ वो 5 लाख इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब एसेट बना दिया। कैसा एसेट, इंटेंजिबल एसेट। द कंपनी एस्टिमेट द लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप टू बी 3 years. The company has forecasted that 50% of the sales will be in year 1, मतलब वो बैटरी का सेल ईयर 1 में 50% होगा, ईयर 2 में 35% होगा, और ईयर 3 में बोल रहा है 15% होगा। व्हाट शुड बी द एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है। मेरा इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू है 5 लाख, मुझे इसको डेप्रिशिएट करके बताना है कि, मतलब डेप्रिशिएशन नहीं, लैंग्वेज यूज होता है एमोटाइजेशन, थर्ड ईयर में कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 75,000। एक्चुअली हमें इसको निकालना पड़ता है इसके रेशियो में, ठीक है। तो थर्ड ईयर में कितना है, 15, और ये सबका टोटल कितना हो रहा है, 100%, ठीक है। तो 15% और 100%, ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा 75,000। लास्ट क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विथ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस जनरेटेड इंटरनली बाय द बिजनेस, कैन नॉट बी सोल्ड विथ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो हम लोग का हो जाता है इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया 70, और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। ये बाकी था तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।